तो हम लोग आज बात कर रहे हैं कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी। हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है? हम लोगों ने अब तक पढ़ा था कि दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से पढ़ा था। फिर क्या पढ़ा था? एक एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, दूसरा क्या था? ग्राफ मेथड। ठीक है, तो अभी दो मेथड और बचे हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एक क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट उसको स्टार्ट करने से पहले दो हम लोगों ने मेथड पढ़े हैं, तो एक बात और कर ले रहे हैं कि कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी। मतलब इसमें क्या हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों को दो इक्वेशन गिवन होगी, दो इक्वेशन का मतलब दो लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, हम उनको बिना सॉल्व किए ये पता लगाएंगे कि उन इक्वेशन का या उस लाइंस का नेचर कैसा होगा। वो पैरेलल लाइंस होगी कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी, उनका सोल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मतलब कंसिस्टेंट होगी कि इनकंसिस्टेंट होगी। तो हम लोग इसकी बात पहले से कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसकी हम लोग डिस्कशन कर ले रहे हैं। ठीक है, दो लाइनें जैसे गिवन है, एक पहली लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इतना तो नेचुरल सबको समझ आ रहा है कि दोनों लाइंस कैसी हैं? लीनियर है। लीनियर क्यों है? x और y की जो कोफिशिएंट हैं, x और y की जो मैक्सिमम पावर है, क्या है वो? डिग्री कितनी है? 1 है। इससे ज़्यादा होती तो क्या नहीं होती? लीनियर नहीं होते। तो दो इक्वेशन हम लोगों को गिवन है, हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इन दो इक्वेशन की हेल्प से हमको ये बताना होगा, हम लोग ऐसे कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि किस केस में लाइंस पैरेलल होगी, किस केस में लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, किस केस में लाइन क्या होगी? कोइंसिडेंट होगी। सोल्यूशन कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, हम लोग एक एक करके इसकी बात कर ले रहे हैं। ठीक है, तो जब हमको ये पता करना होता है कि कैसी लाइंस होंगी, क्या उनका सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस कैसा होगा, तो हमको जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, कोई भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हो, कैसी भी इक्वेशन हो, तो डिसाइडिंग फैक्टर्स में जो कोफिशिएंट होते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है, y का क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, x का क्या है, b2, y का कोफिशिएंट c2। तो डिसाइडिंग फैक्टर जो हम रिलेशन क्रिएट करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? इन कोफिशिएंट की हेल्प से। इनकी हेल्प से हमें पता चलता है कि लाइंस का नेचर कैसा होगा। तो सबसे पहली कंडीशन की बात करें, हमको ये एक इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन ये गिवन है, तो हम क्या ऑब्जर्व क्या करते हैं? जब भी हमको लीनियर इक्वेशन गिवन हो और उसमें सोल्यूशन कैसा होगा, लाइंस का नेचर कैसा होगा, ये अगर हमको फाइंड करना होता है तो हम लोगों का जो फोकस होता है वो कोफिशिएंट पे होता है। x का कोफिशिएंट पहली लाइन में a1 है, तो सेकेंड वाली इक्वेशन में क्या a2 है, इसमें b1 है, इसमें क्या b2 है, इसमें c1 है, इसमें क्या c2 है। तो जब दो लाइन गिवन होती हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन होती हैं, तो हम लोग फोकस कहाँ पे करते हैं कि उनके कोफिशिएंट पे a1 b1 c1। इस केस में क्या a2 b2 c2। हम ये जो 6 पैरामीटर होते हैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2, जो 6 पैरामीटर हैं, इनको हम अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। a1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू क्या है, c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है। फिर क्या करते हैं? a1 अपान a2 फाइंड करते हैं और b1 अपान b2 फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? a1 अपान a2 फाइंड किया, फिर b1 अपान b2 फाइंड किया। अगर दोनों इक्वल नहीं आए, मतलब इसकी वैल्यू मान लो 3/4 आई, इसकी 9/8 आ गई, मतलब a1 अपान a2 और b1 अपान b2 डिसाइडिंग होते हैं। अगर इन दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट आई है तो हम कहेंगे जो ये पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है ये कंसिस्टेंट होगा। पहले क्या लिखा है? कंसिस्टेंट होगा विथ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक का क्या मतलब होता है? देखो, कंसिस्टेंट का जो मतलब हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, कंसिस्टेंट का मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ये सॉल्व होंगी, इसके सोल्यूशन हमको ऑब्टेन होंगे, 1 हो, 2 हो, 10 हो, कितने भी हों, एटलीस्ट क्या हो गए, ये सॉल्व जरूर होंगी। और अगर कहीं लिखा है कि दो जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है विथ यूनिक सोल्यूशन, मतलब इसका एक सोल्यूशन आएगा, x और y की एक ऐसी वैल्यू आएगी जो दोनों में क्या होगी, दोनों को सेटिस्फाइड करेगी, मतलब इसका कोई एक आंसर आएगा। अब उसको अगर रिमाइंड करें तो जब लाइन कोइंसिडेंट आती थी, मतलब एक लाइन ऐसी और इसी के ओवरलैप करती हुई दूसरी लाइन, तब भी क्या होता था? तब भी वो जो लाइन्स होती थी, जो पेयर ऑफ लाइन होती था, हम क्या कहते थे? उनका भी सोल्यूशन क्या है? कंसिस्टेंट है। बट क्या होता था उसमें? वन सोल्यूशन नहीं था, इनफाइनाइट बहुत सोल्यूशन आए थे। तो इस केस में क्या होता? अगर a1 अपान a2 और b1 अपान b2 की वैल्यू हम फाइंड करें, वो डिफरेंट आएँ, तो क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट होगा। कैसा सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब एक आंसर आएगा। और इसका ये भी मतलब हुआ, अगर एक आंसर आएगा तो क्या लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस क्या नहीं होंगी? पैरेलल नहीं होंगी। पैरेलल के केस में हम लोगों ने डिस्कशन किया था
क्या पैरेलल के केस में जब हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई की कोई कॉमन वैल्यू फाइंड होती है? वो कभी नहीं होती है। एक लाइन डिफरेंट डायरेक्शन में और उससे सेम डिस्टेंस पे उसके पैरेलल दूसरी लाइन मूव करती है, तो उस केस में क्या नहीं होता है, उस केस में कोई एक्स वाई का पेयर हमको ऑब्टेन नहीं होता है। तो ये पहली कंडीशन थी। अगर a1/a2 और b1/b2 डिफरेंट आए तब क्या होगा, पेयर आप जो उसका सिस्टम कैसा होगा, पेयर आप इक्वेशन का कंसिस्टेंट होगा और सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ये तो हम लोगों ने एडिशनल लिखा कि पैरेलल लाइन उस केस में पॉसिबल नहीं है। बॉटम लाइन है कि कंसिस्टेंट सोल्यूशन विद यूनिक आंसर आएगा। ओके, सेकेंड कंडीशन आती है, अगर a1 b1 c1 की वैल्यू फाइंड करें, a2 b2 और c2 की वैल्यू फाइंड करें और फिर दोनों को a1/a2 फाइंड करें, b1/b2 फाइंड करें और c1/c2 फाइंड करें, तब क्या होता, अगर ये तीनों वैल्यूज़ क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं, तब हम कहेंगे जो सोल्यूशन होगा, ये पेयर ऑफ सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का, उस केस में भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उस केस में भी सोल्यूशन फाइंड होंगे, बट कितने सोल्यूशन फाइंड होंगे, तब विथ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस का क्या मतलब है कि जब इन दो इक्वेशन को सॉल्व किया तो एक्स वाई के कितने पेयर हमको ऑब्टेन होंगे, वो कोई एंडलेस होंगे, उनकी कोई ये नहीं होगी कि उनको हम काउंट कर सकें वो कितने होंगे, वो काउंटलेस होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन फाइंड होंगे। तो और उस केस में लाइंस कैसी होंगी, तो लाइन की बात करें, लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट की हम लोग बात कर चुके हैं कि जो ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस ऑब्टेन होते थे, तो हम लोगों ने जब लास्ट दिन बात की थी तो एक लाइन थी और उसी भी दूसरी लाइन क्या कर गई थी, ओवरलैप कर गई थी। जब ओवरलैप करती थी तब एवरी पॉइंट दोनों लाइन पे वो, अगर इस पॉइंट की बात करें तो पहली वाली लाइन पे भी लाई कर रहा है, दूसरी वाली लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो इस केस में क्या था कि सारे पॉइंट दोनों लाइन पे लाई कर रहे थे, तो हम क्या कहेंगे कि सोल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि हमको सोल्यूशन ऑब्टेन हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और कितने मिल रहे हैं, जो कि एंडलेस में, तो क्या बोला, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और लाइंस कैसी होंगी, इस केस में लाइंस होंगी कोइंसिडेंट। ठीक है जी, सेकेंड बात होगी। अब थर्ड पे आते हैं, तो थर्ड केस की बात कर लेते हैं। थर्ड केस में क्या होता है, लाइंस एज इट इज़ गिवन है दोनों, फिर से हमने a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू फाइंड की। इस केस में क्या होता है कि a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू तो इक्वल आएगी, बट c1/c2 में क्या होगा, c1/c2 इन सबके इक्वल नहीं आएगा। अगर c1/c2 की वैल्यू डिफरेंट आती है a1/a2 और b1/b2 से, तब हम कहेंगे जो पेयर ऑफ इक्वेशन होगा, जो सिस्टम होगा साइमल्टेनियस इक्वेशन का, वो इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट वर्ड आते ही इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको एक्स वाई का ऐसा कोई भी पेयर ऑब्टेन नहीं होगा जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हों। इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होगा, कोई सोल्यूशन ऑब्टेन नहीं होगा, हम लोग क्या करेंगे कि नो सोल्यूशन होगा। और उस केस में लाइन क्या होगी, लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशंस आर पैरेलल। पैरेलल के केस में क्या हमको कोई सोल्यूशन ऑब्टेन होता था, कोई ऑब्टेन नहीं होता था। और लाइन क्या होगी, नॉन कोइंसिडेंट। नॉन कोइंसिडेंट का क्या मतलब हुआ कि वो इस टाइप की भी नहीं होंगी कि ऐसी हो और ऐसी हो, ना तो इंटरसेक्टिंग होगी, ना तो कोइंसिडेंट होंगी। तो लाइंस कैसी होंगी, उस केस में पैरेलल होंगी। तो हम लोगों ने तीनों केस का डिस्कशन कर लिया है कि किस केस में लाइन पैरेलल होंगी, किस केस में लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट होंगी, कब क्या लाइन। अच्छा, जब बात करते थे कि जब वन यूनिक सोल्यूशन ऑब्टेन होता था तो उस केस में क्या कंसीडर करते थे, उस केस में लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, क्योंकि तभी तो एक सोल्यूशन ऑब्टेन होगा। जब तक लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तक यूनिक सोल्यूशन नहीं ऑब्टेन होगा। तो जब हमको यूनिक सोल्यूशन ऑब्टेन होता है तो उसको क्या बोलेंगे, लाइंस कैसी होंगी, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अब हम लोग इनके कुछ एग्जांपल्स कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। एग्जांपल में मतलब केवल हमको इतना बताना होगा कि लाइंस कैसी हैं, उनका सोल्यूशन कैसा होगा। हम लोग जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हमने पहला एक एग्जांपल लिया, क्वेश्चन हम लोगों को एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। एक दिया है 3x + 5y = 9, क्या दिया है, और दूसरा दिया है 7x + 8y = 17। ये दिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम दिया है। हमको ये बताना है ये लाइंस कैसी होंगी बिना इसको ड्रा किए। ये नहीं कि हम इसका ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ बनाएं, बिना इसको ड्रा किए, बिना ग्राफ बनाए हमको अगर ये पूछा जाए कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये क्या इनका सोल्यूशन ऑब्टेन होगा, ये लाइंस क्या रिप्रेजेंट करेंगी, वो किस टाइप की होंगी, पैरेलल होंगी
कि कोइंसिडेंट होंगी, कि इंटरसेक्टिंग होंगी। तो जब भी हमको ये फाइंड करना होता है तो पहली वाली इक्वेशन को हमने क्या माना, इसको लिखा 3x + 5y = 9, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाला। और अगर हम लोगों को अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि जब हम लोगों ने पहली लाइन को क्या मानते हैं, उसको मानते थे a1x + b1y + c1 होता था। यही तो होता था जो हम लोगों ने अभी लास्ट टाइम लिया था, जो इक्वेशन हम लोगों ने अभी जब बात की थी कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी के लिए, तो हम लोगों ने ऐसी इक्वेशन ली थी जिसमें सारे टर्म क्या थे, वो एक ही साइड थे। C1 भी इधर था, B1 भी इधर, A1 भी इधर, तीनों सेम साइड थे। तो क्या करते, जो हम लोगों को इक्वेशन गिवन होती है वो इसी फॉर्म में बना लेते हैं। वो मैंडेटरी नहीं बट बिगनिंग है इसलिए। तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 3x + 5y - 9 = 0 लिख सकते हैं। बिल्कुल, कि अगर 9 को उधर ले जाएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, तो वही इक्वेशन बन जाएगी। तो अब अगर हम कंपैरिजन करें, इन दोनों को कंपैरिजन कर लें, अगर यहाँ पे x का टर्म तो पहला x का टर्म, यहाँ y का टर्म, यहाँ y का टर्म, C1 का मतलब कांस्टेंट, तो यहाँ भी एक कांस्टेंट और = 0 है। तो यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, A1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो A1 की वैल्यू क्या हो गई, 3। ये हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, A1 3 है, B1 5 है, और ये 9 इस साइड आएगा तो C1 क्या आएगा, -9। बट हम बिगिनिंग है तो सब चीज़ें प्रॉपरली करते हैं कि इस लाइन और इस लाइन का क्या किया, कंपैरिजन किया है। A1 की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, B1 की वैल्यू कितनी आई, 5 आई, और C1 की वैल्यू कितनी आई, -9 आई। इतना समझ में आया। फिर अब दूसरी इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन है। इसको अगर फिर से हम लोग लिखें दूसरी वाली इक्वेशन को, उसका क्या नेमिंग थी, उसकी थी 7x + 8y, 17 को भी इस साइड ले आए, -17 = 0। अगर इसको फिर से कंपैरिजन करें, इसको मान लिया a2x, दूसरे को क्या माना, b2y, फिर क्या माना, c2। और अब ये वाली इक्वेशन यहाँ पे अगर हम लिखें 7x + 8y - 17 = 0, यहाँ से हम a2, b2 और c2 की वैल्यू फाइंड करें तो a2 क्या हो गया, 7 हो गया, b2 क्या हो गया, b2 8 हो गया, और c2 क्या हो गया, c2 हो गया -17। ठीक। तो अब हमारा जो सबसे पहला फोकस होता है कि हम a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर यहाँ से हम ऑब्जर्व करें कि a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू क्या आएगी, तो a1/a2 कितना आ जाएगा, a1/a2 आ जाएगा। a1 की वैल्यू कितनी थी, 3, और a2 की कितनी है, 7। ये किसकी वैल्यू आ गई, a1/a2 की। फिर हम b1/b2 की वैल्यू निकालें, तो b1/b2 की अगर वैल्यू निकालें तो वो कितनी आ गई, 5/8। क्या आ गई, 5/8। और यहाँ से अगर हम c1/c2 की भी वैल्यू निकालें तो -9/-17 आएगी, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 9/17। अब हम अगर ऑब्जर्व करें तो जब हमने सॉल्वेबिलिटी की कंडीशंस रीड की थी तो एक कंडीशन थी a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं थे। तो पहली इक्वेशन क्या थी, अगर किसी केस में a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू सेम ना आए तो बात वहीं पे एंड हो जाती थी। अगर यहाँ पे हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, a1/a2 एक तरफ लिखा है और इधर क्या लिखा है, b1/b2, और क्या दोनों इक्वल है, 3/7 लिखा है यहाँ पे है, और ये कितना लिखा है, ये 5/8 लिखा है। क्या इस केस में ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं है, साफ दिख रहा। तो ये और ये क्या हो गए, अनइक्वल है। तो अगर a1/a2 और b1/b2 अनइक्वल हो जाएं तो हम बोलेंगे सिस्टम कैसा होगा, तो जो पेयर ऑफ इक्वेशन का ये सिस्टम है ये कैसा हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। और सोल्यूशन कैसा इनका होगा, तो सोल्यूशन की बात करें तो वो सोल्यूशन की बात करें तो कैसा होगा, वो यूनिक सोल्यूशन होगा। कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन का क्या मतलब है, लाइंस कैसी होंगी, लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग। ठीक है। तो ये बिना सॉल्व किए कि बिना ग्राफ बनाए हमको ये पता करना कि लाइंस का नेचर कैसा होगा, सोल्यूशन इन इक्वेशंस का होगा कि नहीं होगा, मतलब ये कंसिस्टेंट होंगी कि इनकंसिस्टेंट होंगी। तो ये हम लोग a1/a2, b1/b2 और c1/c2 फाइंड करके जो हम लोगों ने अभी कंडीशंस पढ़ी हैं उनकी हेल्प से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि सोल्यूशन कितने होंगे और सिस्टम ऑफ जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। एक दो एग्जांपल और करते हैं फिर। ठीक है, इस बार हम लोगों ने अनदर एग्जाम्पल लिया है। इसमें एक
इक्वेशन दी है 4x प्लस 8y इक्वल टू 11 और 12x प्लस 24y इक्वल टू 33। तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन का एक सिस्टम दिया है, हमको ये फाइंड करना है कि इसके सोल्यूशन कैसे होंगे, लाइंस कैसी जब ड्रा करेंगे तो वो लाइंस का नेचर कैसा होगा। तो हमको उसको ड्रा ना करके डायरेक्टली बताना है जो हम लोगों ने कंडीशन को पढ़ा है। तो अगर पहली इक्वेशन हम लोग इसको कंसीडर कर लें, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये क्या हो गई सेकेंड इक्वेशन, तो हम लोगों का फोकस क्या होता है कि सबसे पहले सारे टर्म्स को हम सेम साइड लाते हैं। तो इसको क्या लिखा 4x प्लस 8y माइनस का 11 इक्वल टू 0, ये क्या हो गया 0। अब हम कंपैरिजन किससे करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करते हैं। अगर हम यहाँ से कंपैरिजन करें इन दोनों का तो a1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4। a1 का क्या मतलब है कि जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना 4 है, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना a1 है, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई 4। ऐसे b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b1 की वैल्यू हो जाएगी 8 और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -11। इतना सब लोग ध्यान रखना कि विथ साइन रखते हैं, यहाँ पे माइनस का 4 होता तो माइनस लिखते हैं, साइन को कभी नहीं भूलते हैं कि c1 को 11 लिख दिया तो क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। साइन को दोनों चीज़ें को बहुत कंसंट्रेट होकर करते हैं कि साइन भी हमको एट द सेम टाइम लिखना होता है। अगर दूसरी इक्वेशन की बात करें तो उसमें क्या है, उसमें है 12x प्लस 24y, इस साइड लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस का 33 इक्वल टू 0। यहाँ से फिर से कंपैरिजन करें तो a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा 12, b2 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और c2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का 33। जब हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 फाइंड कर लेते हैं तो हम लोगों का एम क्या होता है, हम लोगों का एम होता है कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 निकालें। अगर हम यहाँ से a1 अपान a2 की वैल्यू फाइंड करें तो कितनी हो जाएगी 4/12 और 4/12 को सिंप्लीफाई करें तो 4 1 जा 1 4 3 जा 12, कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम b1 अपान b2 की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पे b1 अपान b2 लिखें तो b1 अपान b2 कितना हो जाएगा, b1 अपान b2 हो जाएगा 8/24, कितना हो जाएगा 8/24। इसको भी सिंप्लीफाई करें तो 8 1 जा 1 8 3 जा 24, तो b1 अपान b2 की वैल्यू कितनी हो गई 1/3। अगर हम यहाँ से c1 अपान c2 की भी वैल्यू फाइंड करें, c1 अपान c2 की, तो c1 कितना था वो माइनस का 11 था, c2 कितना था माइनस का 33 था, तो इसको भी सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा 1/3। अब अगर सब लोग ऑब्जर्व करो कि a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 क्या हो गए, तीनों कैसे हो गए, तीनों इक्वल हो गए। जब a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 इक्वल हो जाएं तब हम लोगों ने क्या बात की थी, अगर एक हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी जिस केस में a1 अपान a2 फिर b1 अपान b2 और c1 अपान c2 जो तीन वैल्यूज़ को फाइंड किया था ये क्या हो गई, ये इक्वल हो गई। अगर किसी केस में ये इक्वल हो जाए तब हम क्या बोलते थे, सोल्यूशन कैसा होगा। उस केस में भी सोल्यूशन कैसा होता था, कंसिस्टेंट होता था। बट क्या होता था कंसिस्टेंट के केस में कि इसमें सोल्यूशन कितने ऑब्टेन होते थे, सोल्यूशन ऑब्टेन होते थे इनफाइनाइटली मैन्यू सोल्यूशन, कितने ऑब्टेन होते थे इनफाइनाइटली सोल्यूशन ऑब्टेन होते थे। तो अगर a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 आ जाए, ठीक है, तो ये तीनों नंबर जब सेम आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि इसके सोल्यूशन कितने होंगे, वो इनफाइनाइटली सोल्यूशन होंगे और इक्वेशन का जो सिस्टम वो कैसा होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। और लाइंस का नेचर कैसा होगा, वो लाइंस कैसी होंगी, जब इनफाइनाइटली मैन्यू सोल्यूशन ऑब्टेन होते हैं तो लाइंस का नेचर कैसा होता है। जैसे पहली लाइन अगर ये ग्राफ में ड्रा की तो दूसरी लाइन सेम एज इट इज इसी पे ओवरलैप करते हुए क्या होगी, दूसरी लाइन भी वहीं पे क्या होगी ऑब्टेन होगी। तो इसको क्या बोलेंगे, लाइंस कैसी हो गई, कोइंसिडेंट हो गई। क्या इससे मतलब एक पहली लाइन दूसरी लाइन पे क्या हो गई, ओवरलैपिंग हो गई। तो ये बात हो गई। देखो इतना ऑब्जर्व होता है कि यहाँ से 4 और 12 का अगर हम रेशियो निकालें 1/3, 8/24 का रेशियो निकालें 1/3, 11/13 का रेशियो निकालें 1/3। जब a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 का रेशियो इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, वो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट भी होगा। और सोल्यूशन कैसे फाइंड होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। और लाइंस कैसी होंगी उस केस में लाइंस कैसी होंगी, वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी।
ठीक है, एक हम लोगों ने एग्जांपल और लिया है, इसमें भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और इसमें भी हमको ये फाइंड करना है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, और लाइंस कैसी होंगी, अगर हम ग्राफिकली ड्रा करेंगे तो उनका नेचर कैसा होगा। तो जब भी हमको इक्वेशन गिवन होते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले A1 B1 और C1 की वैल्यू फाइंड करते हैं और सेकेंड से A2 B2 और C2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर यहाँ से हम A1 पहली वाली इक्वेशन है कि माइनस का 12x प्लस का 5y और माइनस के 7 को हम सेम साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7 इक्वल टू 0। इसको जब हम A1x प्लस B1y प्लस C1 से अगर हम कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो अगर हम कंपेयर करें तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, माइनस की 12 हो जाएगी क्योंकि हम बेस साइन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ से अगर A1 की वैल्यू फाइंड करें तो कितनी हो जाएगी, माइनस की 12। B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 5 और C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो इतना तो नेचुरल है कि जितना हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन किया है तो A1 B1 C1 हम लोग डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, बट हम लोग लिख रहे हैं प्रॉपरली। ऐसी दूसरी इक्वेशन कौन सी है, वो माइनस की 24x प्लस का 10y, 21 को सेम साइड लाएंगे इक्वल टू 0 बना लेते तो ये इक्वल टू 0 हो गया। फिर से किससे कंपैरिजन करेंगे, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे किसी को कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कंपैरिजन कैसे हो रहा है। एक लाइन एज इट इज़ जिसमें एक्स वाई और कांस्टेंट का टर्म था, एक्स वाई और कांस्टेंट का टर्म था, ये हम लोग एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होती है। क्या होते हैं, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम किसी भी अपनी जो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन होती है उसको क्या करते हैं, उसको हम कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर A2 की वैल्यू फाइंड की जाए तो A2 की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस का 24 और B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 10 हो जाएगी और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 21 हो जाएगी। तो कंपैरिजन का क्या मतलब होता है कि हमको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करना होता है। A1 B1 और C1 जो कोफिशिएंट हैं वो फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो हमने A1 B1 C1 फाइंड किए, A2 B2 और C2 फाइंड किए। अब बात आती है हम लोग फाइंड क्या करते हैं, हम लोगों का जो फोकस होता है वो A1 अपान A2 B1 अपान B2 और C1 अपान C2 पे होता है। तो अगर यहाँ से हम A1 अपान A2 की वैल्यू फाइंड करें तो लिखें A1 अपान A2 कितना आएगा, A1 अपान A2 आएगा माइनस का 12 अपान माइनस का 24। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपान 2 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 12 1 जा 1, 12 2 जा 24। ऐसे अगर हम B1 अपान B2 की वैल्यू फाइंड करें तो B1 अपान B2 की वैल्यू फाइंड करें तो B1 5 था और B2 कितना था, 10 था। तो इसको भी सिंप्लीफाई करें तो 1 अपान 2 आ जाएगा। और एट द सेम टाइम C1 अपान C2 की वैल्यू फाइंड करें तो C1 कितना था, 7 और C2 कितना था, 21। इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, 1 अपान 3 आएगा। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करें, क्या A1 A2 और B1 B2 नॉट इक्वल आए हैं, जो पहला केस था जिसमें यूनिक सोल्यूशन ऑब्टेन होता था, तो ये तो इक्वल आए हैं। क्या तीनों की वैल्यू सेम आएगी, जब तीनों सेम आती थी तो क्या लाइन कैसी होती थी, कोइंसिडेंट होती थी। तो वहाँ पे ये केस भी नहीं बना, तीनों इक्वल नहीं आए। तो अगर हम फोकस करें तो क्या लास्ट वाला केस जो हम लोगों ने पढ़ा था A1 अपान A2 B1 अपान B2 और C1 अपान C2, 3 नंबर लिए थे, 3 फ्रैक्शन, तो इसमें A1 और A2 और B1 अपान B2 की वैल्यू तो इक्वल आई है, नो प्रॉब्लम। लेकिन C1 अपान C2 की वैल्यू तीनों के इक्वल आई है तो वो नहीं आई है। इस केस में कौन सा फॉर्म बना है, A1 A2 और B1 B2 तो इक्वल हैं, बट क्या नहीं इक्वल है, C1 अपान C2 के इक्वल नहीं है। तो अगर ऐसा फॉर्म बन जाए कि A1 A2 B1 B2 तो इक्वल आ जाए बट C1 और C2 इक्वल ना हो, तो उस केस में हम आंसर क्या बोलते थे, उस केस में जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है ये क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और जो इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमको एक्स वाई की वैल्यू कितनी मिलेंगी, कितनी ऑब्टेन होंगी, तो कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, नो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्या लिख सकते हैं, नो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसका क्या मतलब हुआ, नो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इसका मतलब है कोई ऐसी एक्स एंड वाई की वैल्यू नहीं होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। तो ये भी बोल सकते हैं नो सोल्यूशन। क्या होगा, नो सोल्यूशन। और उस केस में, जिस केस में देखो
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस केस में पैरेलल होगा नहीं होगा। अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल हैं और C1/C2 इक्वल नहीं है तो लाइंस कैसी होंगी इस केस में? लाइंस हो जाएंगी लाइंस आर पैरेलल। हम लोग क्या लिखेंगे? लाइंस कैसी हो जाएंगी? लाइंस आर पैरेलल हो जाएंगी। देखो ये जो हम लोगों ने कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी पढ़ी थी, ये जस्ट सिंपल एग्जाम्पल थे कि जस्ट हमको ऑब्जर्व करना है कि किस केस में लाइंस कैसी होंगी, सोल्यूशन कैसा होगा। बट क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होंगे कि कभी एक नंबर मिसिंग होगा, K मिसिंग होगा, कभी C2 मिसिंग होगा, कभी B1 मिसिंग होगा, और हमको क्वेश्चन में गिवन होगा कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, लाइंस पैरेलल हैं, तो हमको उस जो अननोन वैल्यू होगी वो फाइंड करनी होगी। वो भी उतना ही सिंपल है जितना हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है। बट बॉटम लाइन ये है कि अभी जो हम लोगों ने रीड किया है ये क्लियर होना चाहिए कि अगर दो इक्वेशन गिवन है तो किस केस में लाइंस कंसिस्टेंट होंगी, मतलब पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंस होगा। लाइन की बात करें पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट बात ये है कि ये एकदम क्लियर सबको इसकी प्रैक्टिस करना है, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे।